हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा एडीपीओ यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की 107 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 24 जुलाई 2026 रखी गई है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आप इस फॉर्म को किसी भी स्टेट या यूटीज के हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी इसकी डेट को एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेते हैं, इसके बाद फॉर्म फिल की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये शुद्धि पत्र आया था, जिसमें पहले आपकी पोस्ट 17 वैकेंसी थी, लेकिन इसमें आपकी 90 पोस्ट को और बढ़ाकर टोटल आपसे 107 पोस्टों को यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए बाकी आपकी जो डेट है, डेट को यहाँ पर आपने देख लिया है कि 24 जुलाई आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी विदाउट लेट फीस की। बाकी जिस भी अभ्यर्थी ने पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दिया था, जो कि मई में एग्जाम फॉर्म चल रहे थे, तो उनके लिए फॉर्म को दोबारा से फिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप यदि फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं। और 24 तारीख के बाद आपकी 25 तारीख से लेट फीस के साथ ऑनलाइन फॉर्म होगी 3000 रुपये के साथ। तो आपको लेट फीस को पे नहीं करना, तो आपको अभी ही फॉर्म को फिल कर देना है। तो इधर रहा आपका शॉर्ट नोटिस। बाकी आपका जो फुल नोटिफिकेशन आया था आप देखेंगे 18/10/2026 को आपका एग्जाम यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी लास्ट डेट देखिए यहाँ पर 8 मई रखी गई थी। तो आपने इस टाइम फॉर्म फिल किया था, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस टाइम वैकेंसी की बात करते तो आपकी 17 वैकेंसी निकाली गई थी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में यानी लॉ में आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। और ये रहा आपका अधिमान अर्ता, अधिमान यानी आपका डिजरेबल है, आपके पास इनमें से है तो अच्छी बात, यदि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके प्रथम श्रेणी में विधि व्यवस्था है 2 वर्ष पूर्ण करने का, तो उनको यहाँ पर अधिमानता यानी वरीयता दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब सिंपल LLB आपने किया है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। ये बाकी आपका डिजरेबल है, आपके पास है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बाकी इसकी सभी जानकारी को अप्लाई करने से पहले आपको पढ़ लेना है, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल अब अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे MPPSC और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आएंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप, तो आपको यहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही आपको जो लिंक दिख रहा है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। एक आपको हाइप का ऑप्शन भी दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स के साइड में, तो उस हाइप को भी आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए चलिए आइए, थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो एडीपीओ के फॉर्म चल रहे हैं यहाँ पर लास्ट डेट देख सकते हैं, तो इस पर लिंक पर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। और आपको जो 2 ब्लू कलर की लिंक दिख रही है, एक आपको जो विज्ञापन दिख रहा है, एक आपको शुद्धि पत्र दिख रहा है, तो इन दोनों पर क्लिक करना मैंडेटरी है। इस पर क्लिक नहीं करती तो फॉर्म आपका आगे यहाँ पर देखिए आगे ही नहीं बढ़ेगा, ओपन ही नहीं होगा। तो जो ब्लू कलर की लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी बारी लिंक पर भी क्लिक करना है, PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। सबसे पहले अपनी उपाधि का नाम सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी विधि में उपाधि धारक है, आपके पास लॉ में ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर आपको एस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि आप ग्रेजुएशन है जो आपकी फर्स्ट डिवीज़न से पास है, यानी 60% से ऊपर होते हैं तो प्रथम श्रेणी आपकी मानी जाती है। तो इससे प्रथम श्रेणी से ही पास हैं आप, तो एस करेंगे। और मान लीजिए आप द्वितीय श्रेणी से 60% से आपके कम हैं, यानी आपके सेकंड क्लास से पास हैं या तृतीय श्रेणी में पास हैं, तो फिर यहाँ पर आपको एस नहीं करना, आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए आप इसके बाद देखिए नेक्स्ट है विधि में उपाधि का प्रकार सेलेक्ट करना है। तो अब आपको जो ग्रेजुएशन आपने किया है वो किस प्रकार की थी। विधि में आपका 3 वर्षीय पाठ्यक्रम था, ये आपका जो स्नातक 5 वर्षीय पाठ्यक्रम था, तो जो भी था वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से।
इसको देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विधि में उच्च अर्हता धारित करता है। अब जैसे आपके पास मान लीजिए एलएलबी के बाद आपको एलएलएम भी है, तो एस करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे एस करते हैं तो फिर इसकी आपको जानकारी फिल करनी होगी। और यदि आपके पास एलएलएम नहीं है, सिर्फ आप एलएलबी है क्लिक किए हैं, आप चाहे BA LLB किए हो, यानी वो इंटीग्रेटेड कोर्स 5 वर्ष वाला या 3 वर्ष वाले पाठ्यक्रम किए हैं तो एस कर सकते हैं यदि आपके पास एलएलएम है, नहीं तो आपको वेपर नो पर क्लिक करना है। सिंपल बात, आपके पास एलएलबी है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सिर्फ एस, और आपके पास एलएलएम नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई आवश्यकता यहाँ पर इसकी नहीं है, सिंपल आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट के अभ्यर्थी विधि व्यवसाय में 2 वर्ष का पूर्ण अनुभव रखता है। अब यदि आपके पास यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो एस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, आपका पद का नाम फिल करेंगे, संस्थान का नाम फिल करेंगे, सेवा अवधि फिल करेंगे, ये सब कुछ आपको फिल करना है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नो पर क्लिक कीजिए। सिर्फ आप एलएलबी के बेसिस पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सिलेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवरण। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी आपको 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करनी है। तो आप अपना फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल करेंगे, आपका जो भी फर्स्ट नाम है इस प्रकार से फिल कीजिए। इसका यदि मिडिल नेम है तो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो खाली छोड़िए। लास्ट नाम यदि मार्कशीट पे सर्टिफिकेट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए जेंडर सेलेक्ट करना, मेल फीमेल। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके यहाँ पर जो कैलेंडर आ जाएगा इस कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे। आपको अपने यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से ईयर आ जाएगा आपका। यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी मंथ है, और इसका अपने डेट को सिलेक्ट कर देना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार कैपिटल लेटर में फिल करना है फादर का नाम, यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल कर देना। ये बेसिक सी डिटेल है, आप इसको मार्कशीट से देखकर आराम से फिल कर लीजिए। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आपको यहाँ पर वीडियो में आप दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि आप विवाहित हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। अब जैसे एस करते हैं तो यहाँ पर देखिए पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, जीवित बच्चों की संख्या कितनी वो सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा, इस प्रकार की जानकारी आपको देनी होगी। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। आप अनमेरिड नहीं है, यदि अनमेरिड है सिंगल हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट मूल सूचना का विवरण, तो यदि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो नो पर क्लिक करेंगे तो आपकी कैटेगरी यूआर आ जाएगी। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के मूलवासी तो यहाँ पर एस करेंगे। अब एस करने के बाद यूआर है तो यूआर सेलेक्ट कीजिए, एससी हैं तो एससी सेलेक्ट करने पर आपके जो कास्ट का नाम है फिल करना है। इसी प्रकार से एसटी को भी, इसी प्रकार से ओबीसी को भी। अब ओबीसी में यदि आप नॉन क्रीमी में आते हैं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कास्ट का नाम आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपके जाति प्रमाण पत्र की डिटेल, तो यहाँ पर देखिए जारीकर्ता का पद नाम, यानी जो अथॉरिटी है वो जाति प्रमाण आपके द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप जाति प्रमाण पत्र देखेंगे कार्यालय का नाम लिखा रहता है, जिस सबका कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, यहाँ पर उनकी सिर रहती है, सिग्नेचर रहता है और पद का नाम रहता है। तो वही आपको फिल करना है जैसे आपका एसडीओ के द्वारा इशू किया गया है या एसडीएम के द्वारा, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट किस जिले से आपका जारी किया गया है वो जिला अपना अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। और सर्टिफिकेट आपका किस डेट को जारी किया गया है वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट है पीएच कैटेगरी की डिटेल, तो यदि आप 40% इससे अधिक फिजिकल हैंडीकेप है तो एस करेंगे। अब जैसे एस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है या नहीं किया गया। यदि किया गया है तो एस करेंगे। आपको अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है, कितने % यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है। इसको देखिए नेक्स्ट है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर, तो जो प्रमाण पत्र नंबर है वो फिल करेंगे, किस दिनांक को जारी हुआ वो फिल करेंगे। यदि आप फिजिकल हैंडीकेप नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपका अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किए गए हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, क्रिमिनल केस आपके ऊपर चला है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में कभी डिबर किया गया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेना निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब जैसे एस करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि आप सेवारत है तो नियुक्त अधिकारी को सूचित किया गया है, नहीं आपका जो एनओसी है वो आपके पास होनी चाहिए।
यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करती हैं तो यस करेंगे, भविष्य में आपका एनओसी यहाँ पर भी आपको जानकारी देनी होगी। यदि नहीं करते तो नो पर क्लिक कर देना है आपको। इसको देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा में या निजी संस्था में सेवारत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन। तो चूंकि जो पंजीयन है ये अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए आवश्यक नहीं है तो उनके लिए तो ये ऑप्शन ही आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मान लीजिए अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं, सब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो पंजीयन है, जब आप MPPSC के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो उस टाइम फिर आपको रोजगार पंजीयन होना आपके लिए आवश्यक है इंटरव्यू के टाइम। तो हमारी आपको यही सलाह है कि अभी ही आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। रोजगार पंजीयन आपको कैसे करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी हेल्प से आप अपना पंजीयन को कर सकते हैं। तो जिसके पास रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे। किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो पंजीयन नंबर है वो फिल कर देंगे यहाँ पर, और किस दिनांक को आपने रोजगार पंजीयन किया था वो पंजीयन की दिनांक आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक यदि हैं तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नियुक्ति की तिथि फिल करेंगे, किस डेट को आप यहाँ पर नियुक्त हुए थे, और सेवानिवृत्ति की तिथि आपको फिल कर देनी है। तो टोटल आपका अनुभव यहाँ पर आ जाएगा। और यदि नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट है, आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो यहाँ पर देखिए यदि आप इंटर कास्ट मैरिज किए हुए हैं, जिसमें आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, जो SC अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना है तो इससे पुरस्कृत हैं तो ही आपको यहाँ पर एस करना है। अब यदि आपने पहले ही अनमेरिट पर क्लिक किया है तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसको देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट है, एग्जाम सेंटर। तो 4 सिटी आपकी एग्जाम होने वाले हैं तो 4 ही सिटी को आप एक एक करके अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कीजिए। सेकंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, थर्ड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल या 10th की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर 10th लिख सकते हैं या हाई स्कूल भी लिख दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट, आपका जो पासिंग सिस्टम था, ग्रेड सिस्टम था या CGPA सिस्टम था। यदि ग्रेड या CGPA सिस्टम था तो फिर आपको देखिए सिर्फ आपको पूर्णांक प्राप्त फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल करना होगा। और वही यदि आप डिवीजन सिस्टम आपका था तो फिर आपको यहाँ पर देखिए पूर्णांक को प्राप्त भी फिल आपको करना होगा। तो सबसे पहले अपने विषय का नाम फिल करेंगे। अब जैसे आपके विषय हैं तो आपके 10th में जो भी सब्जेक्ट रहे, जैसे आप मान लीजिए हिंदी फिल करेंगे, जूम करके दिखा देते हैं, एक सब्जेक्ट फिल करेंगे, आपको कॉमा नहीं लगाना है, नहीं तो आपका पेज आपका रेड हो जाएगा, ये ऑप्शन फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, तो स्पेस देना है आपको। दूसरा सब्जेक्ट आपको फिल कर देना इस प्रकार से, फिर स्पेस देना है, इस प्रकार से आप तीसरा सब्जेक्ट फिल कर देंगे। या आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट की भी एंट्री आप कर सकते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट, आपके पूर्णांक, तो 10th में आपके कितने पूर्णांक थे वो फिल कर देंगे। आपको कितने प्राप्तांक नहीं, ऑप्टन मार्क कितने हैं आपके, तो जो भी आपके ऑप्टन मार्क को फिल करेंगे। कितने आपके परसेंटेज बनते हैं तो परसेंटेज आपका आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए हैं वो डिवीजन फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे। अब जैसे आपका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड फिल करेंगे, या UP बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है आप अपने अनुसार फिल कीजिए। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है तो पासिंग ईयर आप फिल कर देंगे। आपका जो भी यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर रहा है इस प्रकार से फिल कर देंगे। 10th का आपका जो भी रोल नंबर है वो 10th का रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट 12th, तो यहाँ पर आप हायर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हायर सेकेंडरी, इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी लिख दीजिए। और वही आपका ग्रेड सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, आपका जो भी सिस्टम रहा है आपके बोर्ड के अनुसार अलग अलग हो सकता है, तो उसकी अलग अलग एंट्री आप करेंगे अपने अनुसार। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ जाएंगे 12th के, तो जैसे आपका रहा हिंदी, स्पेस देना है, इंग्लिश, हिस्ट्री, स्पेस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन रहा है वो फिल करेंगे। आपके कितने ग्रांड टोटल थे वो फिल करेंगे। कितने ऑप्टन मार्क को प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और आपके परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। किस डिवीजन से पास हुए फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड लिख देंगे, या आपका जो भी बोर्ड है वो फिल कीजिए। आप किस वर्ष आपने 12th कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपका 12th आ जाएगा। आपका 12th का रोल नंबर फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट डिग्री। अब डिग्री में जैसे आपने मान लीजिए LLB किया है तो इस प्रकार से आप LLB लिख देंगे। ये आपने कंबाइन किया है जो BA LLB, तो उसको अपना BA LLB लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए आपको ग्रेड सिस्टम था या CGPA सिस्टम, वो सेम आपका रहेगा।
अब सब्जेक्ट आपके कौन कौन सी थी, तो अब जैसे आपके जो मेजर सब्जेक्ट आपके थी, जैसे आपने 12th में फिल किया है तो फिल कर देंगे। यदि यहाँ पर मान लीजिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको समझ नहीं आता, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लाभ भी लिख सकते हैं। इसके बाद वही आपका पूर्णांक आ जाएगा, प्राप्तांक आ जाएगा, परसेंटेज, डिवीजन और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर। तो ये तो रही आपकी जिसने सिर्फ LLB अकेला किया है, नहीं ग्रेजुएशन किया आपने, चाहे जो इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 5 वर्ष 12 या 3 वर्ष 12, तो ये उनके लिए रहेगा। लेकिन वही यदि आप MA भी आपने LLM भी किया, जैसे आपने यहाँ पर आपको दिखा दी थी एक बार हम ऊपर जाकर यहाँ पर, तो यदि आपने उच्च अर्हता आधारित कहते हैं तो यहाँ पर S करते हैं, तब आपको यहाँ पर देखिए LLM का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जब फिर आपने यहाँ पर LLM किया है तो इस प्रकार से आप LLM की जानकारी यहाँ पर देंगे। और वही आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर देखिए विषय के नाम, किस बोर्ड से किया है, नहीं आपका यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो आपने किया है। तो जैसे हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं, तो नो पर क्लिक करने का देखिए आपको ग्रेजुएशन ही का ऑप्शन दिख रहा है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आपका यहाँ पर रिव्यू हो गया है। इसका देखिए नेक्स्ट है यात्रा भत्ता का विवरण। तो यात्रा भत्ता का विवरण लाभ लेने के लिए क्या रहेगा, तो केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और फिजिकल हैंडीकैप, तो यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते तो यस करेंगे और नहीं लेना चाहते तो नो कर क्लिक करेंगे। लेकिन जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो फिल करना सभी के लिए आवश्यक रहेगा। तो जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उन्हीं कैंडिडेट की ही जानकारी फिल करनी है। तो बैंक का नाम फिल कीजिए, आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपने बैंक का नाम फिल कीजिए, बैंक का IFSC कोड फिल कर दीजिए, शाखा का नाम, ब्रांच का नाम फिल करेंगे, ब्रांच कोड भी आपका जो पासबुक है उस पर लिखा मिल जाएगा, खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है। अब यहाँ पर नाम फिल करे में अब एक बात ध्यान दीजिए, इस प्रकार से नाम फिल करेंगे जब, तो आपके नाम के आगे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए इस प्रकार का, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का भी कोई यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मिसमैच रहेगा आपका नाम और आपको आगे बढ़ने में समस्या बढ़ेगी। इसको देखिए आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब इस सभी के बाद आपको यहाँ पर देखिए अब आपके जो पासबुक है, जिस पासबुक का फ्रंट पेज जिसमें आपके JPG में 200 KB तक इसको अपलोड करेंगे, और पासबुक अपलोड करते हैं तो पासबुक के यहाँ पर देखिए फाइल का नाम पासबुक की आपको रख देना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी पासबुक को अपलोड कीजिए। अब जिसको पासबुक अपलोड करने में समस्या आ रही है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या आ रही है, तो इसके पहले हमने वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें हमने पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की है। तो उसमें लास्ट का वीडियो आप प्रोसेस देख लेंगे, तो हमने इसके विड्थ और हाइट को रिसर्च करने का प्रोसेस बताया है। अब चूँकि इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और बार बार वही रिपीटेशन आ जाती है, इस कारण से हमें भी समस्या रहती है। तो आप उस लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ADPO कोई फॉर्म का है, लेकिन उसमें जब लास्ट में जाएंगे तो आपको रिसर्च करने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इसको देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो अपन जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सिलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट, आपका जो भी स्टेट या UT है वो सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी पूरा एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपको इसी बॉक्स में आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिल कर दीजिए, और यहाँ पर कोई लैंडमार्क है तो फिल यहाँ से कर दीजिए। यदि लैंडमार्क नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर एंट्री भी आप यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्थायी पता। अब आपका ये स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो इसी चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इनकी अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो फोटो आपको JPG फॉर्मेट में मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक ही अपलोड करनी है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए, और यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो की आपको नाम, फाइल का नाम फोटो ही रख देना है, और जितना स्पेस आपको फोटो की फाइल में है सभी को रिमूव करके सिंपल आपको फोटो के लिए लिख देना है। फोटो भी आपको कैसे रिसर्च करना है इसका भी जो आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर लास्ट में जाकर आपको फोटो को भी रिसर्च कर सकते हैं, उसमें हमने आपको डायमेंशन प्रोवाइड किया है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए, और आपकी जो भी एक्टिव और वैलिड मेल ID वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका चेक बॉक्स, इसको क्लिक करना है आपको। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को आपको सेम अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। तो जैसे आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देते तो यहाँ पर देखिए आपको तरीका बार बार फाइल का नाम क्या बोल रहे हैं, तो देखिए इस प्रकार का यदि कुछ दिख रहा है इसको ही आपको पहले रिमूव करना है। इसके बदले यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है तो सिंपल आप यहाँ पर इस प्रकार से सिग्नेचर आप लिख देंगे, और फिर यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, और जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म का रिव्यू कर लेना है, कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहती है, तो ओके पर क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करते तो एक बार और आपके फॉर्म का पूरा कन्फर्मेशन आएगा। आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी रहेगी। इसके साथ ही आपको देखिए यहाँ पर
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इसमें कोई सुधार नहीं होगा, इसलिए आपको नाम में चेक जरूर कर लेना है। बाकी पूरा फॉर्म तो एडिट आपका हो जाएगा, लेकिन नाम आपका एडिट नहीं होगा। यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, नहीं तो सब कुछ आपका सही तो ओके पर क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको जो एप्लीकेशन नंबर है, आवेदन क्रमांक है, ये जनरेट होगा, इसको पहले आपको नोट कर लेना है, ताकि यदि फॉर्म को बैक हो जाते हैं या रिफ्रेश कर देते हो आप इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके फॉर्म की फीस को पे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिखेगा, आपकी भुगतान यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे तो अब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए आप जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो अभी आपको 24 तारीख तक आपको यहाँ पर जो डायरेक्ट फीस है 540 रुपये ही आपको लगेगी। और वही यदि आप रिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी तो 290 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर दिखेगी। तो ये आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो फीस को पे करने के लिए यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट आपको दिख रहा है। और लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है अभी आपकी, जैसे नाम में, मिडिल नेम, लास्ट नेम या कोई भी मिस्टेक हो चुकी है, तो आप यदि फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और फीस पेमेंट कर देते हैं तो बाद में आप कभी भी सुधार नहीं पाएंगे और हो सकता है आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जब नाम ही गलत हो जाएगा तो मेन तो आपका नाम ही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस फॉर्म की फीस को पे मत कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, दोबारा से एक और नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए और उसमें जानकारी चेक करके फिर उसकी फीस को उपयोग कीजिए, तो आपका वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट माना जाएगा। ये वाला फॉर्म आपको कुछ दिन में आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपका सब कुछ सही, तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, यूपीआई जैसे फोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो यहाँ पर यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिखेगा, पेटीएम या जो सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है, या फर्स्ट का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, जैसे फोनपे, जीपे, क्यूआर कोड, तो आपको इस माध्यम से पे कर सकते हैं आप। तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने का यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, यूपीआई का, तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन देखेंगे, आपके इसी फ़ोन में आपका गूगल पे या फ़ोनपे इंस्टॉल है ऐप्स है, तो उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमारे आपको यही सलाह है जो सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्यूआर कोड का, इसमें आपकी पेमेंट फेल होने की टेंशन नहीं रहती है। तो शो क्यूआर कोड पर जो पे बाय यूपीआई क्यूआर दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए शो क्यूआर कोड दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। इसको 4 से 4 मिनट के अंदर ही आपको फीस को पे कर देना, और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपको पेमेंट आपका जो है फेल हो जाएगी या पेंडिंग आपकी हो जाएगी। तो पेमेंट आपको कर लेना है, आपकी भुगतान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आपने पेमेंट कर दिया और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर आएंगे आप सबसे ऊपर ही, तो नो यूर एप्लीकेशन नंबर देखकर इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को सिलेक्ट करेंगे और ADPO एग्जाम 2026 सेलेक्ट करेंगे, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर फाइंड कर सकती हैं। ये किसके लिए, जिसने फीस पेमेंट कर दिया है। अब जिसने फीस पेमेंट नहीं किया है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आप भी सर्च करके देख लीजिए, लेकिन हो सकता है जिसने पेमेंट नहीं किया उनका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो ना हो। और जिसने पेमेंट कर दिया है और अपने फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं, या आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, सिर्फ फॉर्म के लिए सबमिट किया है, तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन का यूज करके आप अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। और यदि आपने फ़ीस को पे कर दिया, फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप इसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पेज आ जाएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, कैप्चा को फिल कीजिए और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन आपका हो जाएगा। अब यदि आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है या आपका पेमेंट फेल हो गया है, आपने पेमेंट कर दिया था, तो इसके संबंध में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन का नंबर मिलेगा, तो MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको समस्या बता सकते हैं। और आपको लेट नहीं करना, आपको क्योंकि आपके फिर साइड आपकी सर्वर इशू चलने लगता है, तो आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और बाकी फिर भी आपको कोई समस्या, कोई डाउट है तो कमेंट करके भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का हमने प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।